यदि धन गया गया नहीं कुछ भी, स्वास्थ्य गया कुछ जाता है, और सदाचार जब गया मनुज का, सर्वस्व ही लुट जाता है। इन पंक्तियों में मनुष्य के अच्छे आचरण की बात की गई है और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के आचरण की बात केंद्रीय सिविल सेवाओं आचरण नियम 1964 में की गई है। तो सभी साथियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। पीछे हटो यूट्यूब चैनल आज जो विषय आपके समक्ष लेकर आया है वो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। तो साथियों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुल 25 आचरण नियम दिए गए हैं, लेकिन आप सीरियल नंबर वाले जब कॉलम में देखते हैं तो ये 32 संख्या है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रूल नंबर 3 है उसको 3 सब पार्ट में बांटा गया है। इसी तरह से रूल नंबर 13 का भी एक सब पार्ट है, रूल नंबर 15 का भी एक सब पार्ट है, रूल नंबर 18 का भी एक सब पार्ट है और रूल नंबर 22 का भी एक सब पार्ट है। इस तरह से ये 7 नियम अतिरिक्त हो गए हैं और टोटल क्रम संख्या हमारी 32 हो गई है। लेकिन कुल आचरण नियमों की संख्या यदि पूछी जाएगी तो वो संख्या 25 आएगी, 25 आचरण नियम आएंगे। तो बहुत सारे आचरण नियम ऐसे हैं जिनको हम सामान्य विवेक के आधार पर उनका परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर दे सकते हैं। कुछ ही नियम ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल्स पता होनी चाहिए। जैसे आप नियम नंबर 1 देख रहे हैं, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप पहला नियम देख रहे हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल, रूल नंबर 1। शॉर्ट टाइटल यानी सीसीएस कंडक्ट रूल का पूरा नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। दिस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। जैसे ये नियम बने तभी ये लागू हो गए। एक बात और कही गई है, ये सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे, केवल इन कर्मचारियों को छोड़कर। इसमें पहला है रेलवे के जो भी कर्मचारी होंगे उन पर ये लागू नहीं होंगे। किन पर? रेलवे कर्मचारियों पर। रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, रेलवे सर्वेंट हों या रेलवे के ऐसे कर्मचारी जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल से आबद्ध हैं उन पर भी ये लागू नहीं होंगे। उसके बाद किसी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज पर ये लागू नहीं होंगे। और ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रेसिडेंट हैज बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीज रूल शैल नॉट अप्लाई। या फिर राष्ट्रपति ने किसी आदेश के द्वारा ये कहा गया कि इस पद के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। ये 3 ही केस ऐसे हैं जहां पर ये सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होते। लेकिन एक केस और है कि कुछ नियम, यानी कुल 25 नियमों में से कुछ नियम ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर कुछ नियम लागू नहीं होते। तो वो ऐसे कौन से हैं कि वो पोस्ट वो हैं जिनकी जो वेतन है वो 500 रुपये महीने से कम हो और वो नॉन गजेस्टेड पोस्ट को होल्ड करते हों, और इन विभागों में या इन कार्यों में वो अगर संलिप्त हैं तो उन पर भी सीसीएस कंडक्ट रूल, कुछ सीसीएस कंडक्ट रूल लागू नहीं होते। तो उन्होंने कहा गया कौन कौन से सीसीएस कंडक्ट रूल हैं ऐसे। तो रूल नंबर आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पर, रूल नंबर 4, 6, 4, 6, 7, 12, 14, सब रूल 3 of 15, रूल 16, रूल 1, 2, 3 of 18, रूल 19, 20 and 21 shall not apply to any government servant who draw a pay which does not exceed 500 rupees per mensum यानी per month and holds a non-gazetted post in ports, docks, वार्फ्स और जेटीज़, यानी जो बंदरगाह या समंदर किनारे जो पोर्ट्स और जेटीज़ वगैरह होती हैं उन पे काम करने वाले लोग, डिफेंस इंस्टॉलेशन में काम करने वाले लोग एक्सेप्ट, लेकिन उसमें ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट नहीं है डिफेंस के। फिर पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले लोग, सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग में काम करने वाले लोग, या खदानों में माइंस में काम करने वाले लोग, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, या सेंट्रल ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन की फील्ड यूनिट में काम करने वाले लोग पर ये कुछ आचरण नियम लागू नहीं होते हैं। तो ये बात हो गई। और इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो बाकी सामान्य उसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं। दूसरा नियम कहता है डेफिनेशंस। तो बहुत सारे शब्द इस आचरण नियम के अंदर आते हैं, उन शब्दों की परिभाषाएं दी गई हैं। और जैसे गवर्नमेंट की परिभाषा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परिभाषा, फिर मेंबर्स और फैमिली की परिभाषा ये आवश्यक है। किसी भी केंद्र सरकार के कर्मचारी की पति या पत्नी
केंद्र सरकार अगर महिला है तो उसका पति, और यदि केंद्र सरकार का कर्मचारी यदि पुरुष है तो उसकी पत्नी, जो कि सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड ए वाइफ। लेकिन ऐसे पति या पत्नी जो कोर्ट के अदालत के आदेश के द्वारा अलग हो चुके हैं उनको छोड़कर, है ना, पति और पत्नी मेंबर्स ऑफ फैमिली माने जाएंगे। पुत्र या पुत्री, सौतेला पुत्र या सौतेली पुत्री जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हों सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो भी मेंबर ऑफ फैमिली माने जाएंगे। तीसरा है एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर बाई ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड द होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वो जिनके साथ रक्त संबंध है, जैसे भाई बहन, माता पिता, या जिससे शादी की है। इसी तरह से सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति जो कि पूर्णतः उस सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं, वो मेंबर्स ऑफ फैमिली कहे जाएंगे। फिर रूल नंबर 3 आ जाता है आपका जनरल, जिसमें सामान्य बातें हैं। जैसे सामान्य बातों में ये कहा गया है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम्स मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, कमिट हिमसेल्फ टू एंड अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, defend and uphold the sovereignty and integrity of India, the security of state, public orders, decency and morality, maintain high ethical standards and honesty, maintain political neutrality, promote the principles of merit, fairness, impartiality in the discharge of duties, maintain accountability and transparency, maintain responsiveness to the public, and particularly to the weaker section, maintain courtesy and good behavior with the public, take decisions solely in public interest and use or cause to use public resources efficiently, effectively and economically। तो तीसरी जो नियम है उसमें बहुत सारी बातें, जो सामान्य बातें हैं, वो कह दी गई हैं। सो डिक्लेयर एनी प्राइवेट इंटरेस्ट relating to his public duties and take steps to resolve any conflict in a way that protects the public interest। तो अगर आपके व्यक्तिगत हित किसी काम में छुपे हुए तो उनको बताना है, और कोई भी कठिनाई आती है जिससे जो जनहित प्रभावित होता है तो उसको फिर दूर करना है। सो नॉट प्लेस हिमसेल्फ अंडर एनी फाइनेंशियल और अदर ऑब्लिगेशन टू एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन विच मे इन्फ्लुएंस हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। So not misuse his position as a civil servant and not take decisions in order to derive financial or material benefits from himself, for himself, his family or his friends। So अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए कोई फाइनेंशियल या मटेरियल बेनिफिट्स अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हुए नहीं लेना है। मेक चॉइसेस, टेक डिसीजंस एंड मेक रिकमेंडेशन ऑन मेरिट अलोन, act with fairness and impartiality and not discriminate against anyone, particularly the poor and underprivileged section of the society, refrain from doing anything which is or may be contrary to any law, rule, regulation and established practices, maintain discipline in the discharge of his duty and be liable to implement the lawful orders duly communicated to him। तो जो भी आदेश उसको दिए जाते हैं जो कि विधि सम्मत आदेश हैं, सही आदेश हैं, उनका अनुशासन के साथ अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना है, अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वहन सरकारी कर्मचारी को करना है। So maintain the confidentiality in the performance of his official duties as required by any law for the time being in force, particularly with regard to the information disclosure of which may prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security of the state, the strategic and scientific and economic interest of the state, so friendly relation with foreign countries or lead to incitement of an offence or illegal or unlawful gain to any person, and perform and discharge his duty with the highest degree of professionalism and dedication to the best of his ability। तो देखिए यहाँ पर टोटल 21 नियम कहे गए और 21 नियम में सारी बातें सीसीएस कंडक्ट रूल की सामान्य तौर पर कह दी गई हैं। अभी इसके गहराई में हम जाएंगे जब आगे पढ़ेंगे। तो दूसरा इसका पार्ट कहता है कि एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट शैल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू इंश्योर द इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू द ड्यूटी ऑफ all government servants for all time
बीइंग अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी। तो जिसको सुपरवाइजरी पोस्ट मिली हुई है तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि उसके अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सही तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हों। दूसरा पार्ट, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी और इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड टू हिम एक्ट अदरवाइज देन इन his best judgment except when he is acting under the direction of his official superior. The direction of the official superior shall ordinarily be in writing. जब भी कोई ऑफिशियल सुपीरियर होता है, मतलब आप पद में आपसे उच्च पद पर होता है, जब भी कोई आदेश देगा तो उसको लिखित में देना चाहिए। द ओरल डायरेक्शन टू द सबऑर्डिनेट शैल बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल वेयर द इश्यू ऑफ ओरल डायरेक्शन बिकम अनअवॉइडेबल द ऑफिशियल सुपीरियर शैल कन्फर्म इट इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर। अगर किसी परिस्थिति में ऐसा लिखित आदेश देना संभव नहीं होगा तो जैसे ही जितनी जल्दी संभव होगा तो उसको बाद में लिखित में भी उसको जारी कर देना चाहिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर शैल सीक कंफर्मेशन ऑफ द सेम इन राइटिंग एज अर्ली और पॉसिबल। जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसको भी अगर मौखिक आदेश मिले हैं किसी उच्च अधिकारी से तो यथाशीघ्र उसको लिखित में भी उसका कंफर्मेशन ले लेना चाहिए। वेयर अपॉन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर टू कंफर्म द डायरेक्शन इन राइटिंग। और ये भी एक उच्च अधिकारी की जिम्मेदारी है, उसका दायित्व बनता है कि वो आदेश जो उसने मौखिक रूप से दिए हैं उसको लिखित में ये दिशा निर्देश जारी करे अपने अधीनस्थ कर्मचारी को। सो एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया, a government servant who habitually fails to perform the task assigned to him within the time set for the purpose and with the quality of performance expected to him shall be deemed to be lacking in devotion to duty within the meaning the cause second of the sub rule 1। सो जैसे उन्होंने कहा सब रूल 1 में कि हर कर्मचारी को अपना जो कार्य जो उसको दिया गया है उसको पूरी जिम्मेदारी से करना है, उसका ये उल्लंघन माना जाएगा अगर आदतन वो हर काम को करने में असफल होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, नथिंग इन क्लॉज 2 ऑफ द सब रूल 2 शैल बी कंस्टिट्यूटेड as empowering a government servant to evade his responsibility by seeking instruction from or approval of a superior officer or authority when such instructions are not necessary under the scheme of distribution of power and responsibility। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई कर्मचारी छोटी छोटी बातों के लिए हर चीज़ को लिखित में मांगे, है ना, जबकि ऐसा करना आवश्यक ना हो। ये हो गया आपका रूल नंबर 2 जहाँ पर सामान्य कंडक्ट रूल बता दिए गए हैं। रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 2 में डेफिनेशन थी, रूल नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट था और रूल नंबर 3 का सामान्य जितने भी कंडक्ट रूल हैं उनको सामान्य रूप से लिख दिया गया। अब हम स्पेसिफिक रूल की बात करते हैं तो रूल नंबर 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कोर्टेसी की बात कही गई है। सो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन द डिसकोर्टियस मैनर्स, यानी उसको विनम्र व्यवहार करना है, उसको कभी भी डिसकोर्टियस मैनर में कार्य नहीं करना है। दूसरा, इन हिज ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स और विलफुली कॉज डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ द वर्क असाइंड टू हिम। सो इन हिज ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट, मतलब किसी कार्य को लटकाना नहीं है और उसको यथा समय से उसको जनता के काम को पूर्ण करना है। सो 3rd B में कहा गया वो हो गया प्रॉम्प्टनेस, मतलब उसमें डिले नहीं करना जानबूझकर। दूसरी बात, ऑब्जर्वेंस ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सरकार के नियम हैं, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए और ये भी जानकारी होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं पॉलिसीज़ बना रखी हैं। उसके अलावा उसको पता होना चाहिए कि सरकार की क्या नीतियाँ हैं शादी की उम्र के मामले में, पर्यावरण के संरक्षण के मामले में और वन्यजीव संरक्षण के मामले में और सांस्कृतिक विरासत के मामले में। रूल 3rd C कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वर्किंग वुमेन, यानी उसको ये सारे नियम पता होना चाहिए कि सरकार ने सेक्सुअल हैरेसमेंट पर प्रतिबंध लगाते हुए उसको रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं और सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ आ सकती हैं और उससे उसको यथा मनोयोग से उसको बचना चाहिए, बल्कि ऐसा होने से रोकना भी चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट को ऑफ वर्किंग वुमेन्स को। तो इसके वही सामान्य नियम हैं। आगे चलते हैं। ये था रूल नंबर 3। रूल नंबर 3A पार्ट में प्रॉम्प्टनेस एंड कोर्टेसी की बात कही गई है, B पार्ट में ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी की बात कही गई है और C पार्ट में
प्रोहिबिशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन की बात कही गई है। इसको आप ध्यान से भी पढ़ सकते हैं, इसमें से कभी कभी बीच में से प्रश्न आ जाता है। जैसे आपने कहा नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें संलिप्त नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट और टू एनी वुमेन एट वर्क प्लेस। तो कोई किसी कार्यस्थल का यदि कोई प्रभारी है तो उसको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उस स्थान पर महिलाओं के प्रति सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए जो जरूरी कदम है वो उसने उठाए हैं या नहीं उठाए हैं। एक्सप्लेनेशन कही गया फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या है, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, या तो सीधे सीधे हुआ हो या इशारे से ऐसा कहा गया हो, जैसे फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसमेंट, यानी शारीरिक कॉन्टैक्ट में आना या ऐसी पहल करना आने की, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। एक निश्चित दूरी के बाद शारीरिक जो दूरी है उसको उसमें समीपता लाने की कोशिश करना सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ सकता है। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, तीसरा पॉइंट है मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal, non-verbal conduct of a sexual nature is come under the category of sexual harassment. Second point है the following circumstances among other circumstances if it occurs or is present in the relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment may amount to sexual harassment. पहली चीज है implied or explicit promise of preferential treatment in the employment, मतलब रोजगार में किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर इशारा किया जाता है या साफ साफ शब्दों में कहा जाता है कि अगर आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी स्पेशल आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, इस तरह की बातें की जाती हैं, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आ सकता है। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट, यानी डराया जाता है, धमकाया जाता है, या इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसके वर्तमान या भविष्य के रोजगार के उसका जो स्थिति है उस पर उसको प्रभावित करते हुए डराया या धमकाया जाता है। इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, यानी किसी महिला के प्रति ऑफेंसिव ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जहाँ पर कार्य करना मुश्किल हो और उसको इस तरह बेबस किया जाता है कि उसमें कोई सेक्सुअल फेवर निकल के आ रहा हो, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आएगा। और पांचवा पॉइंट है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, और इस तरह का शोषण करने वाला व्यवहार जो उसकी सेहत और सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करता हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा। उसी में तीसरी बात कही गई है कि वर्क प्लेस से क्या मतलब है। सो एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड और होली और सब्सटेंशली फाइनेंस बाई फंड प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोई भी विभाग हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है सारी में से, वो किस में आएगा, वर्क प्लेस में। हॉस्पिटल और नर्सिंग होम वर्क प्लेस में आएंगे। एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कंपटिशन और गेम्स वेन्यू whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto, any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey, a dwelling place or a house। तो एक घर के अंदर भी ऐसा हो सकता है और इन सभी जगहों पर को भी वर्क प्लेस माना जाएगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में। नेक्स्ट इज रूल नंबर CCS कंडक्ट रूल नंबर 4, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज और फर्म। तो सीधे सीधे इसमें कहा गया कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल यूज हिज पोजीशन और इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इन एनी कंपनी और फर्म। तो ऐसी किसी कंपनी या फर्म में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
इन्फ्लुएंस नहीं करेगा उस कंपनी और फर्म को जिसके साथ सरकार की डायरेक्ट डीलिंग हो और वो अपने पद के प्रभाव में ऐसा कर पाने में सक्षम हो। सो नो क्लास 1 ऑफिसर shall accept with the previous sanction of the government permit his son, daughter or other dependent to accept employment in any company or firm with which he has official dealing or in other company or firm having official dealing with the government, provided that where the acceptance of the employment cannot await prior permission of the government or is otherwise considered urgent, the matter shall be reported to the government and the employment may be accepted provisionally subject to the permission of the government। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि प्रायर परमिशन लेना संभव नहीं हो तो उसको इसकी सूचना बाद में सरकार को देनी आवश्यक है। सो ए गवर्नमेंट सर्वेंट सेल, मतलब ये केस क्या था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या उस पर उसका कोई डिपेंडेंट अगर कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करता है ऐसी कंपनी या फर्म में जिसका सरकार से डीलिंग है, तब उसको पहले तो प्रायर पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। अगर किसी केस में ऐसा पूर्व अनुमति लेना संभव ना हो पाए तो प्रोविजनली उसको ज्वाइन कर सकता है ड्यूटी को, लेकिन सरकार को उसको सूचित करना आवश्यक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट सेल एज सून एज ही बिकम्स अवेयर ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली और ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और फर्म, किसी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को जैसे ही ये पता चलता है कि उसके किसी नियर रिलेटिव ने या फैमिली मेंबर ने ऐसी किसी कंपनी या फर्म में रोजगार प्राप्त किया है तो तुरंत ही उसको इंटीमेट करना चाहिए सरकार को। प्रोवाइडेड दैट नो सच इंटीमेशन शैल नेसेसरी इन द केस ऑफ क्लास 1 ऑफिसर इफ ही हैज ऑलरेडी ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ और सेंट ए रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट अंडर क्लॉज 1। हाँ, इस केस में केस नंबर 3 में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज डील्स विद एनी मैटर और गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी कंपनी और फर्म और एनी अदर पर्सन if any member of his family is employed in that company or firm or under that person, or if he or any member of his family is interested in such matter or contract in any other manner, or the government servant shall refer every such matter or contract to his official superior, and that matter or contract shall thereafter be disposed of according to the instruction of the authority to whom the reference is made। तो जहाँ भी ऐसा हो किसी कंपनी या फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देना है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पर किसी सरकारी कर्मचारी के पुत्र या पुत्री या कोई संबंधी काम करता है तो उसको अपने सुपीरियर को इस बात की सूचना देनी होगी। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, राजनीति और चुनाव में हिस्सा लेना। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल be a member or be otherwise associated with any political party or any organization which take part in politics, nor shall he take part in, subscribe in aid of, assist in any other manner any political movement or activity। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता। So it shall be the duty of every government servant to endeavor to prevent any member of his family from taking part in, subscribing in aid of, assisting any other member, any movement or activity which is or tends directly or indirectly to be subversive of the government by the law established, and where a government servant is unable to prevent a member of his family from taking part in or subscribing in aid of or assisting in any other manner any such movement or activity, he shall make a report to that effect to the government। इसमें ये कहा गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी को किसी भी ऐसी राजनीतिक या किसी दूसरे दल से जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता हो या देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता हो, उसमें अगर कोई उनके परिवार का सदस्य हिस्सा लेता है तो पहले तो उसको रोकना चाहिए। अगर वो नहीं रुकता है तो इसकी सूचना उसको केंद्र सरकार के कर्मचारी को सरकार को देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी और वेदर एनी ऑर्गेनाइजेशन टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स और वेदर एनी मूवमेंट और एक्टिविटीज फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ सब रूल 2, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट देयर ऑन शैल बी फाइनल। तो कहीं पर ये विवाद हो सकता है कि ये तो राजनीतिक पार्टी नहीं है,
कोई कहेगा ये राजनीतिक पार्टी है, तो इसमें जो सरकार का निर्णय होगा वो अंतिम माना जाएगा। पॉइंट नंबर 4, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल कैनवास और अदरवाइज इंटरफेयर विद और यूज हिज इन्फ्लुएंस इन कनेक्शन विद और टेक पार्ट इन एन इलेक्शन टू एनी लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटी। किसी संसद या विधानसभा के लिए या स्थानीय निकाय के लिए कोई भी केंद्र सरकार का कर्मचारी ना तो प्रचार करेगा, ना लोगों को प्रभावित करेगा उसके पक्ष में, या इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए, वोट डालने के लिए केंद्र सरकार का कर्मचारी ये प्रतिबंधित है इस काम के लिए। तो प्रोवाइडेड दैट, लेकिन कुछ केसेस में यहाँ पर छूट है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट क्वालिफाइड टू वोट एट सच इलेक्शन में एक्सरसाइज इज राइट टू वोट, बट वेयर ही डज सो ही शैल गिव नो इंडिकेशन ऑफ द मैनर इन विच ही पोजेसेस टू वोट और हैज वोटेड। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वोट देने का अधिकार है, लेकिन वो किसी को ये अपने मत को गुप्त रखेगा, किसी को भी ये नहीं बताएगा कि उसने किसको वोट दिया और वोट करने जा रहा है, किसको वोट देकर आया है, ये उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव contravened the provisions of this sub rules by reason only that the assist in the conduct of an election in the due performance of duty imposed on him by under any law of time being in force। लेकिन कोई सरकारी कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी उसकी लगी हुई है, तब वो ये नहीं माना जाएगा कि उसने इलेक्शन के काम में भाग लिया। इलेक्शन ड्यूटी तो वो कर सकता है। Execution the display by a government servant on his person, vehicle or residence of any electoral symbol shall amount to using influence in the connection with the election within the meaning of this sub rule। मतलब अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी अपने वाहन पर या अपने निवास पर या स्वयं के द्वारा किसी राजनीतिक दल का कोई चुनाव चिन्ह या कोई झंडा अगर लगा के चलता है, तो वो भी ये माना जाएगा कि वो इलेक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। रूल नंबर 6, सीसीएस कंडक्ट रूल 6, ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल ज्वाइन और कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द एन एसोसिएशन द ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज ऑफ विच आर प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। तो बिना कोई किसी तरह के ऐसे एसोसिएशन को केंद्र सरकार का कर्मचारी ज्वाइन नहीं करेगा जो भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा हो और पब्लिक ऑर्डर और नैतिकता के परे हो या सामान्य जनहित में ना हो, इस तरह के एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करेगा। नेक्स्ट है सीसीएस कंडक्ट रूल नंबर 7, डेमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। तो ना तो स्ट्राइक कर सकते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारी, ना कोई प्रदर्शन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया। सो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, बिना सरकार की पूर्व अनुमति के न्यूज़पेपर में या पेरियोडिकल पब्लिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ना तो कंडक्ट कर सकते हैं, ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, होली या पार्शियली किसी तरह से कंडक्ट नहीं कर सकते बिना पूर्व अनुमति के। नथिंग इन सब रूल 1 शैल अप्लाई इन अ केस गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज पब्लिश ए बुक और पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक मीडिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो सरकार की अनुमति के बाद या उसका ये कार्य ही है किताब का प्रकाशन कराना, तब वो ऐसा कर सकता है। यानी सरकार की अनुमति के अनुसार हो सकता है, लेकिन बिना अनुमति के ऐसा करना आचरण नियम का उल्लंघन माना जाएगा। नंबर 3, ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशिंग ए बुक और पार्टिसिपेटिंग इन पब्लिक मीडिया शैल एट ऑल टाइम्स मेक इट क्लियर दैट द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय हिम आर इज ओन नॉट दैट ऑफ गवर्नमेंट। तो जब भी कोई सरकारी कर्मचारी कोई किसी पुस्तक में अपने विचार लिखता है या पब्लिक मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करता है, तो उसको हर समय इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये जो विचार हैं उसके स्वयं के हैं, सरकार के विचार नहीं हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें सीधी सीधी बात है कि कोई भी सरकार की आलोचना नहीं करेगा केंद्र सरकार का कर्मचारी, और ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संबंध खराब होते हों या सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी विदेश के साथ, किसी दूसरे देश के साथ संबंध खराब होते हों। रूल नंबर 10, एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी। तो जब भी किसी कमेटी और अथॉरिटी
के सामने एज अ एविडेंस उसको प्रस्तुत होना होगा। तो वो ध्यान रखेगा इस बात का कि एविडेंस बिफोर कमेटी और एनी अदर अथॉरिटी में द प्रीवियस एक्शन रिक्वायर्ड। प्रीवियस मतलब अगर उसको एविडेंस कहीं पे देना है तो उसको सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पर ये अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एविडेंस गिवन एट इंक्वायरी बिफोर एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। यानी सरकार के सामने सरकार ने अगर किसी अथॉरिटी को अपॉइंट किया है तो उसके सामने आप एविडेंस दे सकते हैं, संसद या विधानसभा के सामने दे सकते हैं, उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। किसी न्यायिक जांच में एविडेंस दे सकते हैं, उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। या किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में आप अपना एविडेंस दे सकते हैं, उसके लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सीसीएस कंडक्ट रूल 11 और कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। Every government servant shall, in performance of his duty in good faith, communicate information to a person in accordance with the RTI 2005 and rule made thereunder। तो RTI के अंतर्गत जो भी सूचना मांगी जाती है वो तो उसको देनी है। Provided that no government servant shall accept in accordance with any general or special order of the government or in performance in good faith of his duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or any part thereof or classified information to any government servant or any other person to whom he is no authorized to communicate such document or classified information। तो इसके अलावा किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी सरकारी सूचना को लीक नहीं करना है, उसको गोपनीय बनाए रखना उसका दायित्व है। सीसीएस कंडक्ट रूल 12 सबस्क्रिप्शन। सो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट of the prescribed authority ask or accept contribution to otherwise associate himself with the raising of any fund and other collection in cash or in kind in pursuance of any other object so whatsoever। तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी सब्सक्रिप्शन या फंड रेज नहीं करना है नगद में या किसी भी और वस्तु के रूप में। सब्सक्रिप्शन के बाद आता है सीसीएस कंडक्ट रूल 13, तो उसमें आते हैं गिफ्ट। सो गिफ्ट से क्या मतलब है, तो पहले तो आप समझिए कि गिफ्ट से क्या मतलब है। फ्री ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एटसेट्रा इज कम्स अंडर द गिफ्ट। ए कैजुअल मील और कैजुअल लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शैल नॉट डीम टू एज अ गिफ्ट। मतलब कभी कभार किसी ने खाना खिला दिया तो वो कैजुअल मील है, या कभी कभार किसी ने लिफ्ट दे दी तो वो कैजुअल लिफ्ट है, या कोई जो सामाजिक तौर पर हॉस्पिटैलिटी कर दी तो वो तो गिफ्ट नहीं माने जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारी को लेविश हॉस्पिटैलिटी से बचना चाहिए, यानी एक भव्य और महंगी आतिथ्य से उसको बचना चाहिए, फ्रिक्वेंट हॉस्पिटैलिटी से उसको बचना चाहिए, और आवश्यक त्योहारों और प्रथाओं में जहां गिफ्ट लेना जरूरी है उसको सरकार को इन्फॉर्म करना चाहिए। यदि ग्रुप ए की पोस्ट पे 25,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट वो ले रहा है, ग्रुप बी के केस में ये 15,000 से ज़्यादा का ले रहा है तो सरकार को इन्फॉर्म करना जरूरी है, और ग्रुप सी की केस में 7,500 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट ले रहा है तो उसको सरकार को इसकी जानकारी देना आवश्यक है। इसके अलावा बाकी सभी केसेस में अगर ग्रुप ए और बी का कर्मचारी अगर 5,000 से ज़्यादा का गिफ्ट ले रहा है तो सरकार को सूचित करना है, और सी और डी के कर्मचारी अगर 2,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट ले रहे हैं तो 500 रुपीज़ 1,000, ये जो लिमिट है वो चेंज हो गई है, यहाँ पर 1,500 लिखा हुआ है ये, सो दिस इज चेंज टू 5,000। ये हो गए 5,000 से ज़्यादा का अगर गिफ्ट लेते हैं तो सूचित करना पड़ेगा, और बी और सी के केस में ये लिमिट हो गई है 500 से बढ़कर 2,000। तो 2,000 से ज़्यादा का अगर गिफ्ट लेते हैं बाकी सभी केस में तो उनको सूचित करना पड़ेगा सरकार को। नेक्स्ट है आपका डोरी, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी ना तो दहेज देगा ना दहेज लेगा ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी मांग करेगा।
यानी नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल either take or await good giving or taking dowry or demand dowry directly or indirectly. The rule number 13A. नेक्स्ट रूल इज पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी किसी सरकारी कर्मचारी के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक है, वो सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए. सो द फेयरवेल एंटरटेन्ड the farewell entertainment of a substantially private or informal character held in the honor of a government servant or any other government servant on the occasion of his retirement or transfer or any person who has recently quit the services of any government services of the any government. तो उसके में यानी substantially private यानी एक सामान्य सबके सार्वजनिक तौर पर उसकी फेयरवेल नहीं हो रही है, प्राइवेट रूप से हो रही है जिसमें पैसा खर्च कर रहा है कोई, इनफॉर्मल कैरेक्टर की हो रही है, तो उससे बचना चाहिए. द एक्सेप्टेंस ऑफ द सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव इंटरटेनमेंट्स अरेंज्ड बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशन. तो इनएक्सपेंसिव और साधारण में कोई दिक्कत नहीं है. तो ये थी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन से बचना चाहिए. रूल नंबर 15 है CCS कंडक्ट रूल का, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, यानी किसी प्राइवेट रोजगार में कोई सरकारी कर्मचारी खुद को संलिप्त नहीं कर सकता है, कोई व्यापार नहीं कर सकता है, ये बात कही गई है इसमें. उसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 15A. 15 में कहा है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते. 15A में कहा गया है सबलेटिंग और वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, मतलब जो सरकारी आवास किसी सरकारी कर्मचारी को मिला है वो उसको किसी और को किराए पे नहीं दे सकता है, और जब भी उसको खाली करने की कहा जाएगा उसको खाली करना होगा. ये था रूल नंबर 15A. रूल नंबर 16 है इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरोइंग. इन्वेस्टमेंट लैंडिंग और बोरोइंग, तो इसमें बड़ा ध्यान देने की बात है. तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट सेल speculate in any stock, share or other investment. So किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्टॉक में, शेयर में या किसी और इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाना है. इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंट सेल और परचेज नहीं करनी है. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शेयर बाजार का ही वो व्यापार करने लग रहे हैं सेकंड हैंड. तो फ्रीक्वेंट परचेज, सेल और बोथ शुड बी अवॉइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर वो ऐसा करता है तो ये इन्वेस्टिंग, लैंडिंग, बोरोइंग के अंदर आएगा. सो एनी परचेज ऑफ द शेयर आउट ऑफ द कोटा रिजर्व फॉर द डायरेक्टर्स of the companies or their friends or associates shall be deemed to an investment which is likely to embarrass the government servant. तो किसी कंपनी के जो शेयर हैं जो उसके डायरेक्टर के लिए या उनके मित्रों के लिए, एसोसिएट्स के लिए रिजर्व हैं, उस कोटा से अगर शेयर खरीदा जाता है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट की स्थिति को एम्बेरस कर सकता है. उस स्थिति से बचना चाहिए. रूल नंबर 17 कहता है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस, यानी दिवालियापन और आदतन कर्जे में रहने की आदत से बचना चाहिए. नेक्स्ट है अगर क्योंकि ऐसा रहेगा तो फिर वो भ्रष्टाचार की तरफ उसका झुकाव हो जाएगा. तो अगर इंसॉल्वेंसी होती है या हैबिचुअल इंडेप्टनेस होती है तो वो भी एक CCS कंडक्ट रूल का उल्लंघन माना जाएगा. रूल नंबर 18 मूवेबल, इमूवेबल, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी. तो चल, अचल और मूल्यवान जो संपत्ति है उसकी बात हो रही है. तो लेट द वैल्यू ऑफ, अगर जो चल और अचल संपत्ति है जो खरीदी या बेची जा रही है, ऐसी संपत्ति जिसका मूल्य उसके केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के 2 महीने की बेसिक से ज़्यादा हो रहा है, वो उसको अथॉरिटी को 1 महीने के अंदर बतानी होती है. जो टाइम लिमिट है वो 1 महीना है कि 1 महीने के अंदर अगर 2 महीने की बेसिक से ज़्यादा की चल, अचल या कोई मूल्यवान संपत्ति खरीदी या बेची जा रही है तो इसकी सूचना 1 महीने के अंदर उस केंद्रीय सरकार के कर्मचारी को सरकार को देनी है. और केंद्र सरकार के जो उसका सुपीरियर अधिकारी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि 3 महीने के अंदर उसकी अनुमति या उस पर जो भी एप्लीकेशन का जो जवाब है वो 3 महीने के अंदर दे. अगर 3 महीने के अंदर उसको जवाब नहीं मिलता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको अनुमति दे दी गई है. तो इफ सैंक्शन इज नॉट रिसीव्ड इन 3 months फॉर द फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ही शैल बी
free to assume the permission is granted. So no government servant shall bring ये तो पॉइंट नंबर हो गया आपका चल अचल संपत्ति पे। और नेक्स्ट है आपका 18A, रेस्ट्रिक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन आउटसाइड इंडिया इन ट्रांजेक्शन विद फॉरेनर। सो 18A में ये कहा गया कि देश के बाहर चल अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त या बेचते हैं या खरीदते हैं तो उससे पूर्व सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। तो 18A हो गया। नेक्स्ट रूल है विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पे कहा गया नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हैव रिकवर टू एनी कोर्ट और टू द प्रेस have recourse to any court or to press for the vindication of any official act which has been subject matter of adverse criticism or an attack of defamatory character, provided that if no such sanction is received by the government servant within a period of 3 months from the date of receipt of his request by the government, he shall be free to assume that the permission as sought for has been granted to him. अगर 3 महीने के अंदर कोई जवाब नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको अनुमति दे दी गई है। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के recourse to any court or to the press for the vindication of any official act which has been subject matter of adverse criticism और अटैक ऑफ द डिफेमेटरी कैरेक्टर, इस तरह की अगर कोई बात होती है तो उसको पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अगर वो पूर्व अनुमति नहीं लेता है और पूर्व तो वो उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन अगर वो अनुमति के लिए पत्र देता है और 3 महीने के अंदर कोई जवाब नहीं आता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसको इसकी अनुमति है। So nothing in this rule shall be deemed to prohibit a government servant from vindicating his private character or any act done by him in his private capacity, where any action for vindicating his private character or any act done by him in private capacity is taken, the government servant shall submit a report to the prescribed authority regarding such action. तो अगर इस तरह की अपने प्राइवेट व्यक्तिगत तौर पर कोई काम कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट मांगने पर सरकार को देनी होगी। तो कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और आउटसाइड इन्फ्लुएंस, किसी भी सर्विस मैटर में रूल नंबर 20 कहता है कि बाहर का कोई हस्तक्षेप या बाहर से किसी कार्य को प्रभावित करने का प्रयास सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, और आउटसाइड इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करेगा या नॉन ऑफिशियल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल नहीं करेगा। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज। सो इसमें कहा गया है रूल नंबर 21 में कि शादीशुदा से शादी नहीं कर सकता है केंद्र सरकार का कर्मचारी, या विदेशी से शादी करना चाह रहा है तो उसको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार की। नेक्स्ट है रूल नंबर 22, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। इसका मतलब है नशा पूरी तरह से प्रतिबंधित है, कोई भी सरकारी कर्मचारी नशा नहीं कर सकता है। सो strictly avoid by the law relating to intoxicating drink or drugs in force in area in which he may happen to be for the time being, or not be under influence of any intoxicating drink or drug during the course of his duty, and shall also take due care that the performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug. Refrain from consuming any intoxicating drink or drug in public place, पब्लिक प्लेस पर उसको नशा नहीं करना है। नॉट अपीयर इन पब्लिक प्लेस इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यानी नशे की हालत में सार्वजनिक स्थलों पर उसको उपस्थित नहीं होना है। नॉट यूज एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग टू एक्सेस, अति से ज़्यादा उसका सेवन नहीं कर लेना है। और ये भी ध्यान रखना है कि उस नशे से उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रही होंगी। सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द पब्लिक प्लेस मीन्स एनी प्लेस और प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग ए कन्वीनियंस टू विच द पब्लिक हैव और आर परमिटेड टू हैव एक्सेस वेदर ऑन पेमेंट और अदरवाइज। सो
22A में कहा गया है प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम पर नहीं, उनसे काम नहीं ले सकते, उनसे काम करवाएंगे तो वो CCS कंडक्ट रूल 22A का उल्लंघन माना जाएगा। रूल नंबर 23 में दिए गए हैं इंटरप्रिटेशन। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the government whose decision thereon shall be final। तो सरकार का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में। और देखिए वहाँ तक नियमों की बात है, CCS कंडक्ट रूल तो 22A पर ही खत्म हो गए हैं। उसके बाद उनकी व्यवस्था की गई है कि इस नियमों में कभी कोई परिवर्तन आता है, कोई डाउट आता है तो क्या क्या चीज़ें होंगी। तो रूल नंबर 23 में इंटरप्रिटेशन की बात कही गई है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। रूल नंबर 24 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात कही गई है। सो द गवर्नमेंट मे बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट एनी पावर एक्सरसाइजेबल बाई इट और एनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर दीज रूल्स एक्सेप्ट द पावर अंडर रूल 23। मतलब इंटरप्रिटेशन की पावर नहीं है, किसी अधिकारी को सरकार नहीं देगी। सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर बी एक्सरसाइजेबल ऑल्सो बाई सच ऑफिसर और अथॉरिटी एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। तो किसी भी अधिकारी को ये शक्तियाँ डेलीगेट की जा सकती हैं, सौंपी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका रिपील एंड सेविंग, जो कि लास्ट रूल है CCS कंडक्ट रूल का। सो एनी रूल corresponding to these rule in force immediately before the commencement of these rules and applicable to the government servant to whom these rules apply are hereby repealed। यानी इससे पहले जो भी रूल प्रभावित है CCS कंडक्ट रूल के नाम पर वो सभी स्थगित हो जाएंगे और ये वाले नियम लागू हो जाएंगे। जो अभी हम CCS कंडक्ट रूल 1964 अपडेटेड वर्जन जो पढ़ रहे हैं वही प्रभावी होंगे, बाकी के सब प्रेस हो जाएंगे उसके सामने। सो प्रोवाइडेड दैट एनी ऑर्डर मेड और एक्शन टेकन अंडर द रूल्स सो रिपील्ड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड और टेकन अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दीज रूल्स। तो अब कोई भी एक्शन लिया जाता है या कोई घटना होती है तो इन रूल के तत्वाधान में, इन रूल के प्रकाश में उनको देखा जाएगा। Provided further that such repeal shall not affect the previous operation of the rules, so repealed and contravention of any of the said rules shall be punishable as if it were a contravention of these rules। तो जो पुराना कोई मामला पुराने नियम से चल रहा है उसको छोड़कर सभी नए मामलों पर ये नए नियम लागू होंगे। ये थे CCS कंडक्ट रूल और परीक्षा में इससे 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो टोटल अगर सीरियल नंबर देखते हैं तो 32 नियम होते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो कुल 25 नियम हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने का जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट में से पूछा जाता है, डेफिनेशन में से पूछ लिया जाता है और उसके बाद गिफ्ट वाले पार्ट में से पूछा जाता है कि पार्ट ABC की क्या लिमिट है, विशेष अवसरों पर पार्ट ग्रुप A ग्रुप B के ऑफिसर कितना ले सकते हैं, ग्रुप C का ऑफिसर कितना ले सकते हैं बिना सूचना दिए, सामान्य अवसरों पर कितना ले सकते हैं। और अगर सूचना की बात होती है मूवेबल प्रॉपर्टी में तो 1 महीने के अंदर सूचना देनी होती है और सूचना देने के बाद अनुमति मांगी जाती है और 3 महीने तक अगर यदि अनुमति नहीं मिलती है तो ये मान लिया जाता है कि जो अनुमति है वो प्रदान कर दी गई है। तो ये तो थे CCS कंडक्ट रूल 1964। अगले वीडियो में फिर कुछ नई बात लेकर हम फिर से हाजिर होंगे, तब